जिंदगी पर भारी पड़ रहा तनाव। नंबरों की रेस ना रखे स्ट्रेस। परीक्षा का तनाव दे रहा घाव। जैसा भी रिजल्ट रहे हमेशा मजबूत। करियर का टेंशन हमेशा रखें हौसला। तनाव से रहें दूर, जिंदगी से करें प्यार। बच्चों को बचाओ, टेंशन को भगाओ। जिंदगी पर भारी तनाव, उम्मीदों का दबाव। न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश जिंदगी पर भारी तनाव, उम्मीदों के दबाव में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। चाहे बोर्ड परीक्षा हो या बड़े छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं युवाओं को कठिन समय दे सकती हैं। ऐसे देश में जहां चूहे बिल्ली की दौड़ बहुत ज्यादा है, युवा छात्र अक्सर दबाव का सामना करने में असमर्थ होकर कठोर कदम उठा लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट से यह पता चला है कि आत्महत्या करने वालों की कुल संख्या में छात्र की हिस्सेदारी 7.6% है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि माता पिता के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे अपने बच्चों पर दबाव न डालें, लेकिन ऐसा कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि आजकल जो रेस है उसमें पेरेंट्स ही अपने बच्चे से बहुत उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। बच्चे उम्मीदों के तनाव में कुछ गलत कर लेते हैं। आखिर बच्चे गलत कदम ना उठाएं, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ नोएडा के श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल की प्रिंसिपल ऋतु श्रीवास्तव और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर की प्रोफेसर डॉक्टर गायत्री तिवारी हमारे साथ हैं, जिनसे हम इस विषय पर बात करेंगे, क्योंकि 10th और 12th वही वो आधार होते हैं जो आगे के विकल्पों के लिए रास्ता चुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। और सबसे पहले गायत्री मैम, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि देश में 10 से 13 लाख लोग सुसाइड करते हैं और उसमें बच्चों का आंकड़ा 7.6% निकलकर सामने आता है। क्योंकि 10th और 12th इज द बेसिस आगे के एजुकेशन के लिए। तो क्या आपको भी लगता है कि प्रेशर वहीं से बिल्ड होना शुरू हो जाता है? बहुत बहुत पहले धन्यवाद आपका मुझे मौका देने का, और मैं कह रही हूँ कि इस विषय पे बात करने के लिए आपने मुझे चुना, उसके लिए भी धन्यवाद दे रही हूँ। और बहुत समीचीन विषय है, क्योंकि जो उम्र आपने बताई है वो किशोर अवस्था है। मैं आम भाषा में कहूँ तो किशोर मतलब वो किस और हैं, वो न तो बच्चे हैं न बड़े हैं, नीदर हियर नॉर देयर। तो वो जो सफर है वो उनको ऑलरेडी बहुत परेशान कर रहा होता है। तो चहुं और से उनके ऊपर परेशानियां आ रही होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे होते हैं, फिजिकल, फिर सोशल वाला अलग प्रेशर डालते हैं, इमोशनली अलग परेशानियां हो रही होती हैं। तो इतनी सारी परेशानियों के बीच में जो पढ़ाई है वो भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है इनका, क्योंकि इसके बाद में उनको कैरियर के लिए चुनना है। कैरियर आपको पता है कि लाइफ के लिए कितनी सुनिश्चित करने की अवस्था होती है। तो इतना अहम उम्र है, इसमें इस तरह का दबाव और तनाव होना वाजिब है। आप मुझे इजाजत दें तो मैं तनाव और दबाव में 1 मिनट में अंतर बता दूं। जी जी जी। कि दबाव हमेशा बाहर से होता है, तनाव हमेशा भीतर से होता है। लेकिन अगर कोई बाहर से हम पर दबाव डालता है तो यकीनन हम तनाव महसूस करते हैं, और उसकी परिणति कई अलग रूप में हो सकती है, जिसमें नकारात्मकता ज्यादा शामिल है। तो ये बहुत नेचुरल है, ये होगा तनाव। राइट ऋतु मैम, क्योंकि इस समय उस टाइम पे ना रोजी की टेंशन रहती है ना दुनिया की टेंशन रहती है, उसके बाद भी सुसाइड करने की जो रेट है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। क्या आपको लगता है, क्योंकि प्रेशर की बात आए, ऑब्वियसली पढ़ाई का प्रेशर रहता है, रिलेटिव्स का प्रेशर रहता है, सेटलमेंट का प्रेशर रहता है, हार्मोनल प्रेशर रहता है, कहीं ना कहीं शादी का भी प्रेशर रहता है कि अगर सेटल नहीं होगे तो आगे क्या होगा। तो इतने सारे प्रेशरों से क्या लगता है, कैसे डील किया जा सकता है? नमस्कार श्रुति जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। जो प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, ये प्रेशर सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से आता है, सोसाइटी की तरफ से आता है। बच्चे को इसका मतलब नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, लेकिन
बिकॉज पेरेंट्स जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों में देखते हैं। कहीं वो गलत नहीं है, माँ बाप की अपनी अपेक्षाएं और अपनी चीज़ें होती हैं, पर जो बच्चा है वो उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना नहीं सिखाते हैं हम अपने स्कूलों में। हम उसको ये नहीं सिखाते हैं कि आपको किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और बच्चे की चॉइस को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर देते हैं कई जगहों पर। बच्चा जाना चाहता है आईआईटी में या नीट में, ये हम नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि मेरा बच्चा आईआईटी में ही पढ़े। उसके लिए हम उनको घर से बहुत दूर, उसके पहले तक हम बच्चों को एकदम पैम्पर करके घर में रखे रहते हैं, अचानक से बच्चों को भेज देते हैं एकदम अनजान लोगों के बीच में, अनजान शहर के बीच में, जहाँ पर बच्चा जो है वो खुद में खो जाता है कि उस भीड़ में कि कहाँ अपनी पहचान है, वो क्या करना चाहता है, वो अपनी परेशानियां, अगर उसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो वो किससे शेयर करे। ऐसी कोई भी उसको एक ऐसा कोई कंधा नहीं मिलता है, और जब वो नहीं मिलता है तो बच्चा खुद ही उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, और अगर वो सोल्यूशन खोज लेता है, वो फेलियर को एक्सेप्ट करना सीख लेता है तो वो आगे बढ़ता है। अगर जहां वो फेलियर को एक्सेप्ट करना नहीं सीखता है तो इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। राइट। क्योंकि 10th और 12th की ही हम अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही प्रिंसिपल्स टेक्नो स्कूल से हैं, और क्योंकि प्रोफेसर्स हैं, डील भी करते होंगे आप दोनों लोग, गायत्री मैम और रितु मैम, दोनों से ही मेरा ये सवाल है। पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब होती है, पेरेंट्स की तरफ से भी आता है प्रेशर, आप लोग डील करते हैं, तो उस समय कि बच्चा हमारा क्या करे क्या ना करे, प्रेशर इतना है, आईआईटी जाना है या नीट की तैयारी करनी है, या कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज में हम डालें जिस वजह से बच्चा हमारा बिल्कुल स्टार की तरह चमक कर आ जाए, तो इस तरह के पीटीएम में इस तरह के सवालों से आपको जूझना पड़ता है? जी बिल्कुल बिल्कुल जूझना पड़ता है, क्योंकि मैं चाहूंगी इसका जवाब जो प्रिंसिपल मैडम है वो दें, उसके बाद में मैं पूरा पेरेंटिंग के बारे में बताऊंगी, वो मेरा एक्सपर्टीज है ना। ओके गायत्री मैम। पीटीएम में न केवल हाई स्कूल और 12th के बच्चों के लिए, पीटीएम में जो नर्सरी के बच्चे आते हैं, मैं प्रेशर कहाँ से स्टार्ट होता है वो बता रही हूँ। जो नर्सरी के बच्चे आते हैं, 1 महीने भी नहीं होते उनको आए हुए स्कूल, और पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरा बच्चा तो कुछ लिख नहीं रहा है, और हमारा जो एजुकेशन जो करिकुलम है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि 8 तक देर इज अ वेरी स्मूथ करिकुलम गोइंग ऑन, लेकिन 8th के बाद जैसे ही बच्चा 9th में पहुंचता है थोड़ा प्रेशर आता है, लेकिन 9th 10th के बाद जैसे ही वो 11th 12th में पहुंचता है, अचानक से उसको एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के बीच में एक्सपोज कर दिया जाता है। इसके लिए हमें अपने करिकुलम में चेंज करना होता है कि हम किस तरीके से करें कि बच्चे को धीरे धीरे उसकी आदत डालें, और उसकी भी जो सोच है, उसकी समझ है, उसका इंटरेस्ट, उसका स्किल सेट, इसको डेवलप करें, वो हम नहीं करते हैं। और पीटीएम में जब भी पेरेंट आता है उसका यही होता है, मैडम घर में पढ़ता नहीं है, ये तो टीवी देखता है। मेरी पेरेंट्स से बस एक ही गुजारिश है कि चिल्ड्रन दे इमिटेट अस, जैसा हम करते हैं बच्चा वैसा करता है। हम घर आते हैं काम से, सबसे पहले टीवी का रिमोट हमारे हाथों में होता है और मोबाइल, हम ब्राउजिंग करते हुए चाहते हैं हम बच्चे से पूछ ले तुमने क्या पढ़ा, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, नहीं, ये चीजें नहीं। जब तक हम अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हम बच्चे को नहीं समझेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे बच्चे के साथ, नहीं होगा। मैं हर पीटीएम में अपने पेरेंट्स से यही करती हूँ, प्लीज स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर चाइल्ड। राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मॉडर्न एंड दिस बिजी शेड्यूल। राइट गायत्री, हाँ, क्योंकि आप इस पूरा इसके बेसिस बताने वाले। कंटिन्यू करती हूँ, मैं इसी का इंतजार कर रही थी, और थैंक यू सो मच मैडम का। उन्होंने बिल्कुल बहुत सही बताया कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है अपना सिस्टम, मतलब नर्सरी से ही उनकी एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है। तो हमने, क्योंकि हम प्रोफेसर हैं और मैं बेसिकली साइंटिस्ट भी हूँ, और 13 स्टेट का डेटा हमारा ये कहता है कि जो छोटे बच्चे उन पर बहुत प्रेशर होता है, उनको ध्यान में रखते हुए हमने पूरी स्टडी करी। आप मानेंगे 6,000 साढ़े 6,000 पे स्टडी हुई है कि क्या पेरेंटिंग का वो रहता है, पेरेंट्स का क्या रोल रहता है, पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम कैसा है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे हैं, पेरेंट्स की क्या कॉम्पिटेंसीज कैसी हैं, और उसका फिर 6 साल तक के बच्चे को हमने पूरी लॉन्जिट्यूडनल स्टडी करी और पाया कि इनका बहुत अहम रोल रहता है, क्योंकि आंकड़े सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं। उसी के आधार पर हमने एक पेरेंटिंग इंडेक्स बनाया, क्योंकि हम अपने उससे खाली पेरेंट्स को करे जा रहे हैं, और हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो आत्महत्या का है ना, क्योंकि आत्महत्या वो भी इस एज में, किशोर अवस्था में, क्योंकि उस समय आपकी समझ विकसित हो जाती है, लेकिन स्टिल दे आर इमेच्योर, समझ रहे हो। तो उस कंडीशन में बहुत जरूरी हो जाता है कि अब हम पेरेंट्स जो हैं
वो अपनी पेरेंटिंग को आंकें। ये हमको थोड़ा सा मुहिम चलानी पड़ेगी कि हम अपने पेरेंटिंग का स्टाइल को आंकें, क्योंकि पेरेंटिंग सही गलत नहीं होती। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं, और वो सही गलत कभी नहीं होती। वो इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव हो सकती है। आप कोशिश करते हैं पर वो आप प्रभावित रूप से अपनी परवरिश में कहीं कोई कमी रह जाती है, क्योंकि हम दोनों पेरेंट जो है, माता पिता, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। हो सकता है कोई बिल्कुल ऑटोक्रेटिक माहौल से पला बड़ा हो, दूसरा बिल्कुल डेमोक्रेटिक माहौल से पला बड़ा हो, तो दोनों मिलकर बच्चे पर जब अपनी वो थोपते हैं ना, एक तो इच्छाएं होती है कि जो उनको बनना था वो नहीं बन पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन पेरेंटिंग स्टाइल में भी आप देखना कि एक जना हमेशा डांटेगा और दूसरा हमेशा बड़ा सबमिसिव है, हाँ भाई ठीक है ठीक है। तो मैं एक बहुत सिंपल बात बताती हूँ कि पेरेंटिंग में अपने को, अपन जो बच्चे को बड़ा करते हैं ना, वो बिल्कुल कुम्हार को ध्यान में रखें, हाँ, और किसान को ध्यान में रखें। बहुत आम भाषा में समझा रही हूँ क्योंकि कई लोग उसको सुन रहे होंगे। कुम्हार क्या करता है, ऊपर से थपथपाता है, मटके को नीचे से सपोर्ट देता है। तो अगर एक पेरेंट डांट रहा है तो दूसरा उसके साथ शामिल ना हो जाए, वो उसको सपोर्ट दे। समझ में आ रहा है? बच्चा अपने आप को इनसिक्योर महसूस नहीं करे, पहली बात। दूसरी बात, जो किसान है वो पौधा लगा देता है, फिर उसको खाद पानी देता है, उखाड़ उखाड़ के नहीं देखता है कि जड़ें जमी की नहीं। तो बचपन में हम क्या करते हैं, जो चीजें हमें आती वो सब उस बच्चे में डालना चाहते हैं, जबकि किसान से सीखना चाहिए कि वो जो बीज है उसको सुवासित होने तो बाहर निकलने दो ना। हर बच्चे के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, आप उस पोटले को खोलो, थोड़ा पोटले को मौका दो कि वो बाहर निकले। ये बहुत बड़ा हम गलती करते हैं, उसमें जो है उसको बाहर नहीं निकाल, अपनी चीज अंदर डालते। तो बचपन से बच्चा सप्रेस्ड, बोल ही नहीं पाता। तो अब क्या होता है, क्योंकि हम आत्महत्या पे बात कर रहे हैं, तो उससे कैसे उबरना है, अगर हम इस पे आ जाएं, या आपका एक और कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप पूछ लें। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक सूत्र बताऊंगी कि आत्महत्या से बचने के क्या उपाय। वही गायत्री, मेरा नेक्स्ट ही यही था। सोशल मीडिया पे तो मैं बाद में आऊंगी, जो प्रेशर बिल्ड होता है सोशल मीडिया के जरिए बच्चों पे, लेकिन परिवेश की हम क्योंकि बात कर रहे हैं और आपने बताया, तो उससे उबरा कैसे जाए पेरेंट के लिए, पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बिल्कुल, मैं दोनों को शामिल करूंगी, क्योंकि ये जो जनरेशन है वो सब SMS वाली है, शॉर्ट मैसेजेस वाली। तो मैं हमेशा एक्रोनिम्स बना लेती हूँ। तो मैं आत्महत्या से ही समझाऊंगी, क्योंकि आत्महत्या में आत्म का मतलब दो है। आत्म मतलब सेल्फ, एक तो सेल्फ, हम अपने आप को मारते हैं, ठीक है, और आत्मा को साथ अगर मैं थोड़ा सा और जोड़ूं तो आत्मा, क्योंकि आत्महत्या में हम अपनी आत्मा की हत्या करते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा होता है, बच्चा हो बड़ा हो कोई भी, कहीं ना कहीं वो अपनी आत्मा की हत्या करता है। बहुत मुश्किल है ना, मतलब आप अपने आप को सोचो ना, उसकी स्थिति सोचो। मैंने रिसर्च आत्महत्या भी करवाया था, इसी में हुआ है। आप देखो उसकी कंडीशन जो है, उसका इंक्लिनेशन, कोई मरना नहीं चाहता ना, जीने के लिए आए सब जने। लेकिन अगर कोई राह चुनता है तो उसको अपने आप को कितना मारना पड़ता है। तो आत्महत्या बेसिकली अपनी आत्मा की हत्या करनी है। तो जो आत्महत्या है उसी का मैंने फुल फॉर्म बनाया है। जो पहला ए है उसका मतलब एक्सेप्टेंस। बच्चे को बचपन से एक्सेप्टेंस सिखाओ, स्वीकार्यता सिखाओ कि भाई मैं जैसा हूं, मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है ना। तो तीन चीजें होती हैं कि भाई हम रोल एक्सपेक्टेशंस, फिर हम परफॉर्म करते हैं, फिर हमको लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो बच्चा अपने आप को एक्सेप्ट करे कि मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, है ना। उसको अपने आप की काबिलियत को पता चले, कमियों को दूर करे और अपने आप को जाने, पहचाने और माने, ठीक है ना। तो क्या होता है कि कई बातें हल हो जाती हैं। वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसके लिए बहुत जरूरी कि पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट करें। उसको पेरेंट्स जैसा भी बेटा जो भी है, आप आगे चलो, मोटिवेट करें हम, तो उसको अपने आप में एक्सेप्टेंस आएगी। जब जो व्यक्ति खुद को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता। तो फर्स्ट ए। सेकेंड इज एडेप्टेशन। अपने आप को कैसे एडेप्ट करें। एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को एडेप्टेशन की आदत डालें। जहां तक मैं सोचती हूँ कोटा और इसमें जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, बड़े वेल टू डू फैमिली के होते हैं मैक्सिमम, तो वो ऐसे मतलब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं कि उनको अपनी एडवर्स कंडीशंस के साथ में तालमेल करना नहीं आता। उनको सर्वेंट ज्यादा मिले हुए, सब मिले, और वहां जाके उनको इतनी सारी चीजों से अपने आप को एडेप्ट करना होता है ना। तो वो एडेप्टेशन उनको बचपन से सिखाओ कि जिस माहौल में रहो आप ढल जाओ, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल गायत्री मैम, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर स्वीकार करना आ गया तो आप किसी भी प्रेशर में रहेंगे, आप उसको स्वीकार करके आगे बढ़ जाएंगे। वो आपको मोटिवेट भी कहीं ना कहीं करता है। बिल्कुल। तो मैम मेरा अगला सवाल आपसे है। बेटा अभी एक मिनट, आत्महत्या खत्म नहीं हुई है, मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। मैं ज्यादा एक्सपर्ट, एडेप्ट कर लें अपने आप को। दूसरा है जी का मतलब टेम्परामेंट, उनका मिजाज के ट्रेनिंग शुरू से दी जाए, ठीक है। टेम्परामेंट का मतलब हमारा मिजाज होता है जिसमें हमारे तीनों एच इन्वॉल्व हैं, हेड, हार्ट एंड हैंड्स।
तो मेरे मन, वचन और कर्म में अलाइनमेंट होना चाहिए। बचपन से उनको सिखाओ कि जो आपको महसूस हो रहा है आप उसको बोलो, उसी के अकॉर्डिंग एक्शन करो। 99% लोग नहीं सिखाते हैं, मन में कुछ और होता है, एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि पेरेंट्स तो इतने अप्रोचेबल नहीं है। वो बच्चे को क्यों बच्चा झूठ बोलता है कि सही सुनने की उनमें काबिलियत नहीं होती, वो सच सुनना ही नहीं चाहते। जैसे बच्चा शुरू में सही, मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल बताऊं, किसी का बच्चा मान लो क्लास बंक करके खेलने गया है ना, तो वो पूछेंगे क्या वो बेटा क्लास अटेंड नहीं करी, तो कहेगा पापा मेरी खेलने की जगह में, तो पिटाई शुरू हो जाती है। पहली बार तो बिल्कुल सही बोलता है, ऐसे बहुत सारी मामलों में। फिर जब उसको लगता है कि अब इस बात से मुझे पिटाई होगी, तो धीरे धीरे वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। समझ में आ गया? तो आप समझाएं कि भाई इस समय नहीं खेलते, वो एक अलग बात है। तो टेम्परामेंट सही रखें, बच्चा आपसे सही बोलेगा। फिर एम से मैनेजमेंट, उसको इमोशंस का मैनेजमेंट सिखाएं, उसको टाइम मैनेजमेंट सिखाएं, उसको रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, तो उसको टाइम वेस्टर्स बताऊंगे किन किन चीजों से मेरा टाइम वेस्ट होता है, जो आप बाद में सोशल मीडिया कंटिन्यू करेंगे। एच का मतलब हैप्पीनेस, उसको खुश रहना सिखाओ, सुखी रहना नहीं है, खुश रहना। आप देखना कि खुश रहने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। सुखी रहने के लिए वी नीड सम मटेरियलिस्टिक थिंग्स, कि मेरे पास ये वाला मोबाइल आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे पास ये वाली गाड़ी आएगी तो मैं खुश मतलब हो जाऊंगा, मतलब सुखी हो जाऊंगा। सुखी होना हैप्पीनेस की निशानी नहीं है। मैंने बहुत गरीब ठेले वाले को भी बहुत खुश देखा है। तो बच्चे को खुश रहना सिखाएं, ए से अवेयर रहे, है ना। कुछ बोल रहे थे ऋतु आप? मैम थोड़ा सा जल्दी करिएगा, थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है। बिल्कुल जल्दी कर रही हूँ। टी से वो टॉलरेट करना सीखे, और वाई का मतलब यू आर इम्पोर्टेंट, आप हो तो सब है। ए का मतलब उसको अपने आप में एक्वायर करें नई नॉलेज, नई स्किल्स, तो उसको पता रहेगा कि अगर ये नहीं मिला तो मुझे दूसरा रास्ता भी है, और परीक्षा सिर्फ मंजिल नहीं है, रास्ता है। राइट, ठीक है, ये बताएं। आगे चलें। क्योंकि पूरे आत्महत्या को डिस्क्राइब किया, और यही अगर कोई समझ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि जो आंकड़े 2019 से बढ़ते हुए 2022 तक 13,000 तक पहुंच गए, वो भरसक कम हो जाएंगे। ऋतु मैम, सोशल मीडिया का जमाना है, पूरी दुनिया सोशल मीडिया के जरिए या फिर क्या सोशल मीडिया के ऊपर ही अब डिपेंड हो चुकी है। सोशल मीडिया किस तरह सुसाइड का कारण बन रहा है बच्चों में स्पेशली? सोशल मीडिया ही नहीं, जो मीडिया है, जो मैं बैठी हूँ मीडिया के पास, लेकिन चीज़ों को जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ें कम हाईलाइट होती हैं, बुरी चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होती हैं। और सोशल मीडिया का बच्चों को सही गलत का अनुमान नहीं है, क्योंकि उनको कभी भी साइबर लिटरेसी नहीं सिखाई जाती कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। बस हम बच्चा खाना नहीं खा रहा, उसको यूट्यूब चैनल लगा दिया, वहीं से शुरू होता है बच्चों का एडिक्शन। राइट। उसके बाद हम उनको ब्लेम करते हैं कि मेरा बच्चा दिन भर टीवी देखता है, मेरा बच्चा दिन भर इंस्टा पे रहता है। उसका एक्सपोजर कौन देता है? इंटरनेट पे अगर हम बच्चे को दिया है हमने इंटरनेट एक एज पे 6, 7, 8 वाली जो एज होती है, जो सबसे टेंडर एज होती है, जब हम उसको देते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद हम उस पर मॉनिटर नहीं करते हैं। जहाँ पे हमारी मॉनिटरिंग नहीं है, जहाँ ओपननेस नहीं है, बच्चा हमसे कोई चीज़ें छुपाता है, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर जाता है। सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस होते हैं। राइट। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया कि हमारे कितने लाइक्स हुए। बच्चा अपना खाना खाए या ना खाए, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे अगर उसने कुछ पोस्ट किया है तो उसमें कितने लाइक्स हुए वो जरूर देखना चाहता है। राइट। फेसबुक पे एक जनरेशन है जो अभी फेसबुक पे ही अटकी हुई है, वो फेसबुक पे ही लाइक्स और डिसलाइक्स देखती है। तो सोशल मीडिया में हम क्या चीज पोस्ट कर रहे हैं, इसके लिए केवल हम बच्चों को ही दोष नहीं देते हैं, बिल्कुल। हम बड़े बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व भी किया मैंने कि अपना प्रेशर या अपना टेंशन हटाने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। बहुत छोटे में कंक्लूड, बस मैम गायत्री मैम, ऋतु मैम, दोनों से मेरा सवाल है कि सुसाइड कैसे रुक सकता है? बहुत शॉर्ट में 10-10 सेकंड में बस बता दीजिए। मैं 10 सेकंड में बता देती हूँ कि बच्चों को बिल्कुल क्लियर कर दो कि परीक्षा सिर्फ ऐसा है जैसे आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो, अपनी मोपेड पे कहीं जा रहे हो, अगर गाड़ी खराब हो गई तो आप दूसरी गाड़ी लेके उस मंजिल पे पहुंच जाओ। समझ में आ गया? तो आखिर हमने जाना कि जिंदगी पर जो भारी तनाव है उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, सोशल इश्यूज जैसे हैं उसमें हम कैसे अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स के जरिए हमने जाना, क्योंकि बढ़ते हुए सुसाइड के मामले बेहद ही गंभीर हैं और इस गंभीर विषय पर ही चर्चा करने के लिए हमने ये स्पेशल सेशन बुलाया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।